अस्सलाम प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जस्टिस फायज इसाका के खिलाफ सदारती रेफरेंस तो कलअदम करार दिया गया है। एक तरफ तो वकला भी खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बड़ी खुश नजर आ रही है क्योंकि इसको भेजा गया है FBI की तरफ कि एक जज को, यानी कि मैं तो कहूंगा तारीख में पहली दफा यह हो रहा है कि एक जज को इंक्वायर किया जाएगा FBI से और FBI करेगा। वैसे भी इस केस के ऊपर मुख्तलिफ राय थी क्योंकि ये टैक्स का मैटर ही उसकी वाइफ का था, लेकिन इसको रेफरेंस के अंदर इतनी खामियां थी, गवर्नमेंट ने इतनी उजलत से बनाया रेफरेंस, इसको कलअदम होना पड़ा। FBI के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में FBI को तकरीबन 100 दिन दिए गए हैं, उनको बाउंड भी किया गया है कि यह केस जितना जल्दी। एक तो ये चीज, दूसरा एक तो कोरोना, सबसे ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और वफाकी हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है और कोई तामुन नहीं हो रहा। जब भी खान साहब कराची में आते हैं, एक तो 18th अमेंडमेंट की बात होती है, दूसरी NFC की बात, उनकी खामियों पे कभी कहते हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब डिक्टेटर हो गए, आमिर हो गए, उससे भी ज्यादा 18th अमेंडमेंट के बाद उनको पावर्स मिल गए। वो बार बार इस चीज के ऊपर खुल के बात करते हैं और या मुआशी सियासी सूरत हाल आपके सामने मुल्क के, इसके ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा PSP की, MN है, सीनियर रहनुमा है PSP की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, लीगल माइंड है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इस केस के ऊपर बैरिस्टर से पूछ लूं। बैरिस्टर साहब क्या लग रहा है इस केस के ऊपर? एक तो आपके वकला बरादरी भी मिठाइयां बांट रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी बड़ी खुश नजर आ रही है, सेटिस्फाइड नजर आ रही है कि FBI की तरफ चला गया। क्या कहेंगे सर? वो जो मिठाइयां बांटी गई, बल्कि मिठाई भी क्या, रसगुल्ले की इंतखाब किया गया, रसगुल्ले खिलाए गए, तो वो पनामा गेट का रिपीट हो गया। वही जिस तरह नून लीग ने मिठाइयां खिलाई थी और मैंने चंद अपने दोस्तों को TV पे देखा मिठाइयां खिलाते हुए भी और खाते हुए भी, और मैंने उनसे यही सवाल पूछने की कोशिश की कि मिठाई आप किस चीज पे खिला रहे हैं, जब जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उसने तो फैसला बहुत खतरनाक दे दिया है। असल तो आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही इसलिए गया था कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी जजेस खुद करेंगे, एग्जेक्टिव नहीं करेगा। तो ये तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर मामला चल पड़ता तो शायद बेहतर था। ये FBI को जो है मामला डायरेक्शन पास कर दी कि FBI देखेगा और फिर बीवी बच्चों का रिकॉर्ड लेगा, खुदा ना खास्ता। लेकिन इसमें एक आता हूं, इसमें एम्बैरसमेंट हुकूमत को तो हुई ना कि जो रेफरेंस बना था उसमें इतनी खामियां थी, इतनी गलतियां थी, उसको तो एक साइड कर दिया, कलअदम करार दिया। यहां तो एम्बैरसमेंट हुई हुकूमत को। सर मैं इस तरह समझता हूं कि मैं आउट तो हो गया, मेरी एम्बैरेसमेंट तो हुई, लेकिन अंपायर ने नो बॉल दे दिया तो अब मुझे दोबारा खेलने का मौका भी मिल गया। हुकूमत का अगर रेफरेंस खराब था तो उसको, जैसे 3 माइनॉरिटी जजेस ने कहा मेलाफाइट्स पे बेस है, नॉकआउट कर दिया, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। बट मेजॉरिटी ने जिस तरह वापस एग्जेक्टिव की तरफ भेज दिया, ये तो मौका दे दिया कि अगर रेफरेंस किसी तरह इनकम्प्लीट था तो आप उसे इनकम्प्लीट कर कर अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेज दें। और जब FBI एग्जेक्टिव का एक डिपार्टमेंट है, अगर जो आप कहते हैं कि कैबिनेट या फेडरल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के मेलाफाइट्स थे, जो डिटेल जजमेंट आएगी तो पता लगेगा किसके मेलाफाइट्स थे, अगर उनके मेलाफाइट्स थे तो क्या वो मेलाफाइट ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे होता है जहां पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस बैठे हैं, या FBI के कमिश्नर पे ज्यादा होंगे? आप कह रहे हैं कि FBI पे जो इसको भेजा गया है इट्स डैमेजिंग, इट्स वेरी डैमेजिंग। खुदा ना खास्ता कल को अगर FBI के कमिश्नर ने सिर्फ ये लिख दिया प्राइमा फेशाए दीज प्रॉपर्टीज आर द प्रोसीड्स ऑफ करप्शन, वो तो फिर आप बाद में अपील पे जाते रहेंगे। लेकिन मीडिया ट्रायल का मौका, जैसे पहले हुकूमत मीडिया ट्रायल ऑनरेबल जज साहब का करती रही है, एक दफा फिर मीडिया ट्रायल करने का मौका मिल गया। और असल तो शिकायत ही, आप कह रहे हैं कि केस अभी खत्म यहां नहीं हुआ,
यानी कि एफबीआर से आगे ये चीजें बढ़ेंगी सर, बिल्कुल बढ़ेंगी और बड़ी खतरनाक तरफ चीजें जा रही हैं। ये मैं आता हूं इसके ऊपर, मैं डॉक्टर साहब से कुछ सिर्फ मैं कमेंट कर दूं कि मैंने देखा कि कुछ वकील साहब रसगुल्ले खिला रहे थे। इट इज अ ब्लैक डे फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है डॉक्टर साहब, आप खुद एमएनए रही हैं, असेंबली के अंदर रही हैं, आपको चीजों का काफी पता है, सियासी तौर चीजों का आपको बहुत सा पता है। इस हुकूमत को बार बार जिस तरह अपोजिशन कह रही है, जिस तरह वकला बरादरी करे, मुंह की खानी पड़ी है। खान साहब कराची आए, फिर 18th अमेंडमेंट, फिर एनएफसी, फिर कोई कोरोना के ऊपर मीटिंग नहीं, कोई पूछा नहीं गया, कोई मीटिंग नहीं की, आए और चले गए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, आपके प्रोग्राम में 12 दफ़ा हमने ये बात कही कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो नहीं लगते मुझे, वो सिर्फ पीटीआई के वज़ीर आज़म लगते हैं और उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, मुल्क में इमरजेंसी नाफिस है, मुल्क के मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ जो है वो मर रहा है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको इस चीज़ से लेना देना है कि वो कराची सिंध में आएँ और यहाँ आकर वो खाना खाएँ बड़ा लेविश किस्म का, जहाँ लोग मर रहे हैं, जिनके पास एक रोटी एक का निवाला तक मौजूद नहीं है, वहाँ आके वो लेविश खाना खाते हैं, सिंध के वज़ीर आला से नहीं मिलते और चले जाते हैं। डिक्टेटरशिप की आपने एक लफ्ज़ बात की, डिक्टेटरशिप का सवाल मैं अगर वजीर आजम साहब को उनके हरकत पे कहूँ, 18th अमेंडमेंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि उसके बाद वो डिक्टेटर से ज्यादा पावर्स मिल गए। अगर 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी शफाफियत की तरफ आए। 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और लेकिन उसकी शफाफियत होनी चाहिए। अगर आप एनएफसी की बात करते हैं तो पीएफसी की भी फिर बात कीजिए। हम जो हैं बड़ी अजीब, आप बजट देख लें तो मैं बजट पे बाद में आऊंगा, मैं सिर्फ इन कर लूं, आपकी दोस्त भी हैं नुसरत वाहिद साहिबा, पीटीआई की एमएनए हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा भी आपको सलाम कर रही हैं और बैरिस्टर साहब बैठे अली ताहिर, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी सलाम सबको। मैडम, इमरान खान साहब हर जगह जाते हैं, सियासी तौर कोई ना कोई फ्रंट खोलते हैं। जस्टिस वाहिद ईसा का सदारती रेफरेंस भी मुस्तरद हो गया। हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट होनी पड़ी कि आपको एम्बैरस होना पड़ा, एक चीज। दूसरी बात, इस टाइम जब कोरोना है, एनएफसी, 18th अमेंडमेंट, ये क्यों इस इशू को डिस्कस किया जाता है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा सिंध की बात कर रही है डॉक्टर साहिबा, वो कह रही है कि वो कोरोना पे बात नहीं की, किसी और चीज टॉपिक पे बात नहीं की, वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की। तो देखिए, वज़ीर आला से तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती है, ऑन वीपर और ऑन एनसीओस की मीटिंग में वीडियो लिंक पे कर लें या वीडियो लिंक कर लें, किसी भी तरीके से बात हो रही होती है। चारों सूबों के वज़ीर आला बैठे होते हैं और उन लोगों से बातचीत हो रही होती है। यहाँ पे वो जो लाड़काना गए, वो एक साहब ने शामिल होना था पीटीआई में, तो इसलिए उनको लेके गया गया स्पेशली कि वो वहां जाएं। लेकिन जहाँ तक उस लेविश खाने का जिक्र है जिसका वो कर रही है कि चूंकि सिंध का सूबा गुर्बत के मारे मर रहा है, वहां पे इतने खानों की दावत उनकी हुई, तो उसमें आप यकीन करेंगी डॉक्टर साहिबा कि उन्होंने 2 निवाले भी नहीं खाए होंगे और वो चले गए, क्योंकि उनको इस तरह का कोई भी चीज जो है ना, जो बहुत लेविश हो, उससे घबराहट होती है। उन्होंने नहीं कहा था मेरे लिए इतनी 35 या 135 डिशें बनाओ, ये तो जिस आदमी ने अपने घर बुलाया उसने उनके एजाज में इतना कुछ बना दिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। 2 या 3 निवाले खाए हैं, वहां पे जो लोग थे वो बता रहे थे, उसके फौरन बाद वो निकल गए और चले गए। सही, ये जो बुला रहा है, जो दावत दे रहा है, कसूर उसका है, उसको ये पैसा चाहिए था कि वो गरीब लोगों में बांटे। मैडम, एक सवाल, आपने कहा कि किसी की शमूलियत थी, वहां जाना पड़ा, दावत थी, सब कुछ हुआ, आपको खुद पता है। एक प्लेन क्रैश हुआ था, उनके पास जाते ताजियत के लिए,
कोरोना का वार्ड था, उनको कहीं बाहर से देखने जाते, ब्रीफिंग लेते कि सिंध के अंदर कितने केसेस हैं, सिंध की क्या सूरत हाल है, सिंध के बड़े शहर कराची की, ये चीजें पूछी जा सकती है। वो लम्हा पता है, आपको पता है कि तकरीबन हर हफ्ते वो टीवी पे आते हैं और आगे कॉम पे खिताब करते हैं। उसके अलावा हर रोज उनकी किसी ना किसी उस पर मीटिंग हो रही होती है जिसमें वो पूरी की पूरी रिपोर्ट ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वजीर आजम को खबर नहीं है कि वो क्या करें। अब यहाँ पे आके जिस तरह आप कह रहे हैं जहाज क्रैश हुआ उनके घर में जाना चाहिए, देखिए उन्होंने मुस्तकिल अपने नुमाइंदे जो हैं वहाँ पे भेजते रहे। वो किस किसके घर जाते, मुझे बताइए। एक घर ज्यादा चले जाते तो वो फिर ये होता कि वो उसके मैडम खुद वजीर आजम है, उनका जाना किसी नुमाइंदे के जाने में फर्क होता है। यही मैं अर्ज कर रही हूँ, किसी एक के घर चले जाते तो फिर शिकवा होता बाकियों को कि हमारे घर क्यों नहीं आए। अब कल PIA की एक बहुत बड़ी अच्छी तकरीब है जिसमें उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, उनके घर वाले वहाँ पे, हमारे जितने MNAs वहाँ पे होंगे पहुंचेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी मतलब लोग जाते रहे उनके घरों में। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। टेलीफोन लाइन पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, इसके ऊपर जवाब दूंगा ना, ब्रेक का टाइम होगा। वेलकम डॉक्टर साहब, देख रही थी कि शमूलियत थी, हम गए, हमने सब कुछ किया, लेकिन वजीर आजम होते हैं, उनका एक एक एक्शन काउंट होता है सियासत के अंदर। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये चीजें काउंट होती है। वजीर आजम कि MP गया, MNA गया, मिनिस्टर गया, उसका इतना काउंट नहीं होता। देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि वो अपने आप को इस मुल्क का वजीर आजम नहीं समझते, PTI का वजीर आजम समझते हैं। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि जी वीडियो लिंक से वो जो है उनको वेल इन्फॉर्म्ड हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उनको लम्हा बलम्हा हर चीज़ का पता चल रहा है और सिंध के वज़ीर आला से भी उनका जो है कांटेक्ट है। तो क्या ही अच्छा होता कि वीडियो लिंक पे वो शमूलियत भी करवा लेते, यही होता। और वो जो शख्स है जिसने 100 से ज़्यादा डिशेस दिए हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनकी इतनी मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया अपने वज़ीर आज़म के लिए। क्या ही अच्छा होता कि ये जो खाना है वो किसी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते, ताकि एक कल्चर शो होता, ताकि ये पता चलता है कि PTI के वर्कर्स के दिल में कितना दुख है, कितना गम है इस के कोरोना के साथ जिस तरह लोग मर रहे हैं। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब को क्या एक लम्हे के लिए ये भी ख्याल नहीं आया कि जो PIA के लोग जहाँ जो उनके ऊपर इतना बड़ा जो क़यामत टूटी, वो भी उनको ख्याल नहीं आया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये फिर आए क्यों थे। उनके अपने इत्तेहादियों को 15 मिनट उन्होंने दिए, ठीक है, तो ये जस्टिफाई नहीं करते। उनका ये जो दौरा है ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता और उनके वर्कर्स नहीं कर सकते जस्टिफाई कि आप एक शख्स की शमूलियत के लिए ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आप यहाँ आते हैं और आप किसी को नहीं मिलते और आप चले जाते हैं। वो क्या इतनी इम्पोर्टेंट शख्सियत थी जिसको आप मिले, जिसके लिए आपने सिंध को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सिंध में आके सिंध को इग्नोर कर दिया आपने। PIA के तमाम जो लवाहिकीन जो थे, जो डेथ हो गई, उनकी फैमिलीज को नहीं मिलने गए। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वजीर आजम साहब को सोचना पड़ेगा कि ये टेन्योर तो ठीक है खत्म हो जाएगा, अगला टेन्योर भी आना है। ठीक है, क्या बैरिस्टर साहब, 2-3 चीजें आपके सामने। जस्टिस फायज ईसा का केस आपके सामने है, अभी भी वुकला के साथ एक कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट की आपके सामने, 18th अमेंडमेंट आपके सामने, NFC आपके सामने है, केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहले फ्लू था, अब खतरनाक है। जिस तरह यास्मीन राशिद ने लाहौरियों के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की, अपनी कौम के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जाहिल हैं। जिस तरह प्यार उन्होंने माजरत भी की, सब कुछ की, गवर्नमेंट हर फ्रंट पे नाकाम है। सर ये एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि जो 18th अमेंडमेंट है और जो काजी फायज ईसा का रेफरेंस है, दोनों कनेक्टेड हैं। और दोनों कनेक्टेड इस तरह है कि 2 ही आयल्स हैं। एक आयल पे वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मानते हैं, एक आयल पे वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को नहीं मानते, वो शायद इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी को मानते हैं। तो आप 18th अमेंडमेंट को देख लें या फिर आप काजी फायज ईसा के रेफरेंस को देख लें, दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो फड्डा है बीच में, जो लड़ाई है, जो फाइट है,
है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुल्क को चलाना है या फिर आपकी मर्जी के हिसाब से आपको चीजें देती जाएं। जैसे कि वो वजीर आजम साहब ने बड़ा मजे का रिमार्क दिया, मैं तो बहुत हंसा कि अच्छा वजीर आजम ऐसे भी पाकिस्तान को मिले हैं, ऐसी कॉमेडी कोरोना जैसे क्राइसिस में करते हैं, हंसी आ जाती है कि ये कैसा सिस्टम है कि एनएफसी में वफाक सूबों को पैसे देता है, जब टैक्सेस वफाक के पास जाते हैं सेंट्रली तो वही सूबों को जाएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से आप सूबों से ही टैक्सेस लेते हैं, सिंध के ऊपर आप कोई एहसान नहीं करते जब आप कहते हैं कि वो सिंध का ही हिस्सा होता है, कलेक्ट आप करते हैं, उसके बाद एक उसके अंदर डिवीजन होती है और वो आप सिंध को दे देते हैं। और ये सिर्फ कोई, पहले तो मैं समझ रहा था कि सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंध के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, ये वैसे ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ हैं। इन्होंने बलूचिस्तान के पैसे भी काट लिए हैं, इन्होंने सिंध के पैसे भी काट लिए हैं, और पंजाब में तो इनकी अपनी हुकूमत है, इनका वसीम अकरम प्लस है, वहां पे भी इन्होंने पैसे काट लिए हैं और बेवजह की कन्फ्रंटेशन के साथ पड़ गए हैं। यानी इस वक्त वकील जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। इस वक्त कोई टाइम नहीं है, कोई मैनर नहीं है, बेवजह चीज़ों को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद उनको आग लगाते हैं उनके ऊपर। लॉ मिनिस्टर साहब इस्तीफा देके आ जाते हैं, मैं केस चलाने आ गया हूँ, काजी फायज ईसा को किसी तरह निकाल दिया, इंडिपेंडेंट जजेस बर्दाश्त इनसे नहीं हो रहे, इंडिपेंडेंट अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और जितना मैं समझता हूँ कि इनकी हुकूमत को चीजें मिली थी पीसफुली चलाने के लिए, इतनी आज तक किसी ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मिली थी ना नून लीग को मिली थी। तमाम इंस्टीट्यूशन क्या बैरिस्टर साहब, क्या इमरान खान के आने से, जिसको हम कहते थे तब्दीली की हुकूमत है, बेहतर हुकूमत है, नया चेहरा है, ईमानदार है, करप्ट नहीं है, इसके आने से वफाक और सूबों में इख्तलाफात बढ़े नहीं है, तजादात बढ़े नहीं है? 100% इमेच्योरिटी की वजह से बढ़े हैं और कुछ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इमेच्योरिटी है। अगर वजीर आजम ने मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स कराची से निकाली थी और फाइनली कराची आ गए थे तो कम से कम कोई 3-4 दिन कराची में गुजार जाते। अच्छा चलें, इतना टाइम नहीं था वजीर आजम के पास, हमें पता है, वो शायद हो सकता है ये सुबह इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो कम से कम एक मीटिंग तो कॉल कर लेते, कुछ हेल्थ मिनिस्टर को बुलाते, चीफ मिनिस्टर को बुलाते, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाते, एक दिखाते कि मैं वफाक की तरफ से आया हूं, ये वफाक बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमें बताएं क्या मसला है, आपकी हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किसी चीज में आपको हेल्प चाहिए हो, कोई इक्विपमेंट का आपको मसला आ रहा है। नथिंग वॉज देयर। ऐसा लगता है कि सिंध से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लड़ाई करनी है और इमेच्योरिटी ये नजर आ रही है। मैं नहीं समझता कि इस तरह चीज़ों को चलाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इससे आपकी जो स्टेबिलिटी होती है मुल्क की वो बेहतर नहीं होती, वो स्टेबिलिटी ख़राब होती है और उस स्टेबिलिटी के ख़राब होने से एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी भी ख़राब होगी। तो वज़ीर आज़म क्योंकि इकोनॉमी पे बड़े फोकस नज़र आते हैं, उनका ख्याल है शायद मैं इसको पाकिस्तान को मैंने अमेरिका बना के जाना है, तो डिस्टेबलाइज मुल्कों को ना करें। क्या इनके आने से, डॉक्टर साहिबा, खान साहब के आने से सियासी मुआशी सूरत हाल खराब हुई है? नहीं हुई, क्योंकि कोरोना को तो 3 महीने हुए, इनको तो दूसरा बजट पेश करना पड़ा है। उससे पहले कौन से हालात थे? दवाइयां इनके दौर में, पेट्रोल सस्ता होया नायाब होगा, अब फिर इनके ऊपर इंक्वायरी, उनके ऊपर एक्शन। आटा चीनी की रिपोर्ट आपके सामने, जहांगीर तरीन मुल्क के बाहर चला गया, किसी ने रोका ही नहीं उसी को। देखिए इम्तियाज साहब, जब आपके टारगेट सेट ना हो, जब आप क्लियर ना हो कि आपने क्या काम करना है, तो इसी तरह के आपके पास हैपहैज़र्ड डिसीजंस आते हैं। वज़ीर आज़म साहब को अनफॉर्चुनेटली अभी तक पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। उनके कान में कोई आके फूंक देता है लास्ट मोमेंट्स पे और वो उस तरह से डिसीजन ले लेते हैं। मुझे उनकी नीयत पे कोई जो है वो नहीं है शुबा कि उनकी कोई नीयत ख़राब है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास उनको जो टूल्स दिए गए हैं, यानी कि टीम, वो जो टीम है वो बहुत ज़्यादा रस्टेड टीम है, उनको उनकी ट्यूनिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इनको जो इनके पास कैबिनेट है, जो कैबिनेट इनकी सिलेक्शन हुई है, उसमें आप देख लीजिए कि किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो खुद करप्ट हैं। फिर जब चीनी का या गंदम का बहरान आता है तो इनकी नाक के नीचे वो लोग बाहर ममालिक में चले जाते हैं और कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट ने
कुछ चीज़ों को बड़ा प्रायोरिटाइज किया हुआ है। नंबर 1, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है इस मुल्क में। जो भी लोग हैं जो आपके जो है सोच से अग्री नहीं करते, आपने उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है। नंबर 2, इनको जो है बाकी भी जो इदारे हैं जो इनकी नहीं यस सर कहते, यस बॉस नहीं कहते, उनका जो हाल हो जाता है। अभी जो मेरा भाई, ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं इसको और यहीं से बढ़ाऊंगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। बार बार इस हुकूमत से जब भी इसकी कारकर्दगी पूछते हैं, परफॉर्मेंस पूछते हैं कि आपने किया क्या है 2 साल के अंदर, हमेशा कहते हैं जरदारी साहब जिम्मेदार हैं, मियां नवाज शरीफ जिम्मेदार हैं, पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, अब तो ये जिम्मेदार है ना। देखिए, हम जीडीपी की बात कर लेते हैं। मैं इतनी बड़ी मतलब सीधा पॉइंट्स जो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, लास्ट जो गवर्नमेंट थी, उसमें जीडीपी हमारा था 5 पॉइंट समथिंग। अभी जीडीपी माइनस में जा रहा है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आप जो ठीक है, आपको कोरोना की वजह से बड़े आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना से पहले आपने क्या दूध की नहरें बहा दी थी पाकिस्तान में, जिसका आपने वादा किया था पाकिस्तान की आवाम के साथ। आपने कुछ नहीं किया। नालायक और निठल्ले किस्म के लोग जो हैं वो यहाँ बिठा दिए गए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि एनएफसी का मतलब क्या है, एनएफसी कहाँ से क्यों बनता है। ये इसकी सिर्फ इनसे ना डेफिनेशन जाके पूछ ली थी वजीर आजम साहब से। मैं हल्फिया कहती हूँ कि उनको कुछ नहीं पता होगा, इसकी डेफिनेशन नहीं उनको पता होगी, तो वो आगे क्या करेंगे, क्या मुल्क चलाएंगे, उनको तो कोई चीज़ पर। आप देखिए कि सिंध में जो कोरोना वायरस के जो आपको एक हंगामी बुनियादों पे एक इमरजेंसी फंड जो है मुख्तस करना चाहिए था, और सिंध में जो कोरोना वायरस से लोग जो इफेक्ट हुए हैं और जो इलाके इफेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज आपके अर्बन एरियाज थे, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ वो कराची हुआ। आप फाटा को उनके कहे के मुताबिक जो बजट में पैसे मुख्तस किए, वो उसमें भी आपने काट लिए। जो आपने कमिटमेंट की थी उससे भी आप कमिटमेंट से पीछे हट गए। उसके बाद आपने कराची जैसा शहर, जिसने आपको वजीर आजम बनाया, जिसने यहाँ का सदर दिया, जिसने कितने वज़रा दिए, आप कोई स्पेशल फंड दे सकते थे, आपने नहीं दिया। उसके बाद कितनी सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ आपने कट लगा दिया। बजट को आप देखें तो लगता है कि जो बिल्डर्स इनके दोस्त हैं उन्हीं के लिए इन्होंने बजट बना दिए। बिल्डर्स को आपने इतने इंसेंटिव्स दे दिए, उस इंसेंटिव से आपने कहा जी 35 अलग से जो है एक कंपनीज बन निकलेंगी, लेकिन उसमें मसला ये हो गया है कि बिल्डर्स, जब आपने उनको इतनी फैसिलिटीज दी, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कुछ जो है उनको इंसेंटिव नहीं दिए, तो लोग क्या करेंगे? लोग ये करेंगे, एक बात सुन लीजिए, कि पैसे निकाल के रियल एस्टेट में लगाएंगे और मुल्क में फिर दोबारा से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो इतने लोग जो है अनएम्प्लॉयड फिर रहे, इससे डबल ट्रिपल फीसद जो है लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है सर, क्या लग रहा है बैरिस्टर साहब, आगे की सूरत हाल आपको क्या लग रही है कि जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि जुलाई तक ये केसेस 10-12 लाख हो सकते हैं, अगर इतने केसेस होंगे तो अल्लाह न करे अमवात भी बढ़ेंगी। दूसरी चीज, हेल्थ सिस्टम आपके सामने, अभी भी आपको कोई भी हॉस्पिटल आपसे पेशेंट लेने के लिए क्रिटिकल कोई तैयार नहीं, वैसे भी पेशेंट कोई तैयार नहीं है, जितना मुझे पता है, डॉक्टर को भी पता हो, डॉक्टर साहिबा को भी। किस तरफ हम जा रहे हैं सर? अब असद उमर साहब जब कोई बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा परेशान ये होता हूँ कि अगर कोई अच्छी बात करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि नहीं होगी। और इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक बात की है तो मैं थोड़ा सा ज़रा खुश हो गया कि ये भी नहीं होगी, क्योंकि जो कहते हैं वो होता तो नहीं है। कहा इकॉनमी बढ़ा देंगे, जीडीपी बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा। कहा नौकरियाँ दे देंगे, नहीं बढ़ी। कहा स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, नौकरी से लोगों को नहीं निकालेंगे। उसके बाद कहा कि जी ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लोग ज़्यादा डेथ हो जाती है, कोरोना हम मैनेज। तो जो बात भी असद उमर साहब कहते हैं वो हो उल्टी जाती है। तो इस एटलीस्ट इसमें तो लेकिन ये गवर्नमेंट किसको जवाब दे? अवाम को भी जवाब देना है, किसको जवाब दे? सर मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अवाम को जवाब दे। अगर ये गवर्नमेंट अवाम को जवाब दे होती तो जो बजट आया, बजट वो नहीं आता। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टिमुलस देख लें कि वो फाइनेंशियल मामलात कैसे चला रहे हैं और किस तरह से एलोकेशंस हुई हैं, तो वो पता लग जाता है कि गवर्नमेंट जवाबदेह है किसको। फिर जो बाकी गवर्नमेंट जिस तरह के एक्शंस ले रही है, इंडिपेंडेंट जजेस को टारगेट करना,
इंडिपेंडेंट मीडिया को टारगेट करना, सूबों को टारगेट करना, पावर की सेंट्रलाइज लेने की कोशिश करना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट हो उसको रिवर्स करना, जो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच में उसको रिवर्स करने की कोशिश करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना, स्टैट्यूट्स के बजाय ऑर्डिनेंसेस पास करना, पार्लियामेंट के अंदर आना नहीं। आप जितना भी देख लें तो जितने भी काम कर रही है वो इतना तो बात बिल्कुल मुझे 100% क्लियर है कि इमरान खान साहब के दिमाग से अब ये बात निकल चुकी है कि मैं किसी तरह लोगों के लिए भी जवाबदेह हूं। राइट नाउ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्या हुकूमत की स्ट्रेटेजी है? हुकूमत की शायद स्ट्रेटेजी यही है जो उनकी स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन में थी। ये मसला हो गया जी, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, ये हो गया, इसका जवाब दे दें। नून लीग, स्टील मिल्स के आपने लोग निकाल दिया, आप कहते थे निकालेंगे नहीं, जब पूछा क्यों, वो तो नून लीग की वजह से हो गया। जीडीपी का ये हो गया, क्यों हो गया जी, वो पीपल्स पार्टी, ये जरदारी की वजह से हो गया, ये नवाज शरीफ की वजह से हो गया। हम 2 साल से हैं, हमने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया। हमने अगर कोई अच्छा काम किया तो देखे ना, इस मुल्क की किस्मत बदल दी, हमने टाइगर फोर्स बना दी जो अभी तक नजर नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर। क्या ये हुकूमत, इसकी साख, इसकी क्रेडिबिलिटी पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, इतने कम अरसे में ये हुकूमत गैर मकबूल हुई है? सर 100%, क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन ही कर रहे हैं, अभी तक वही बयान आता है इनका। अभी तक यही ख्याल है कि हमने सिर्फ लोगों को टारगेट करना है। जिस तरह मुराद सईद साहब जिन्होंने 200-2000 के पता नहीं 200 अरब रुपए लेके आने थे, वो कल बैठे कह रहे थे सिंध हुकूमत ने गाड़ियां ले ली, इनसे ये करप्शन कर रहे हैं ये। तो इनका अभी भी ये ख्याल है कि हमने परफॉर्म कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ टीवी पे बैठ के जो है ना, इसको भी गाली दे देनी है, इसको भी गाली दे देनी है, इसको भी बुरा भला कह देना है, इसको भी बुरा भला कह देना है। शायद इससे हम पॉपुलर रहेंगे। लेकिन इस डॉक्टर साहब मुल्क कैसे चलेगा, अवाम का क्या होगा? देखिए, सवाल ये है सबसे बड़ा अवाम का। मैं आपको एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि लॉकडाउन की बात करते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन और जो भी सिलेक्टेड लॉकडाउन, जो भी चीज़ है, इसमें लॉकडाउन करने का सिर्फ ये मतलब है कि लोगों को घरों में बांध दिया जाए और कुछ नहीं, और हुकूमत आराम से घर में बैठ जाए। काम ये था कि लॉकडाउन अगर आपने किया था तो आप अपग्रेडेशन करते, आपके पास जो जो चीज़ें नहीं हैं उनको चीज़ों को आप लेके आते, आपके हॉस्पिटल्स जिस तरह के हैं उनको इक्विप्ड करते कि बाय द टाइम आप लॉकडाउन खोलते तो आपके पास चीज़ें मौजूद होती। हमारे यहाँ तो ये है कि सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ ठीक कर देती है तो वो वफाक जो है उसके खिलाफ बोलता है, अगर वफाक कुछ कर देता तो उसे। मसला सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि ये मुल्क को हमने चलाना है कि नहीं चलाना, इसकी मईशत को आगे लेके चलना है कि नहीं चलना। जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से आपको मिली उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें इतनी कम होगी, उसको भी आपने कोई आवाम को जो है उसके जो है समरात नहीं मिले। वज़ीर आज़म साहब को ये अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ पीटीआई के ही वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं या इस मुल्क के भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अगर उनको वज़ीर आज़म बनना है इस मुल्क का तो उनको सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उनको जो है ये सिर्फ तमाम पावर्स को फेडरल में रखने को सोचना जो है ना, ये सोच छोड़ दें। सूबों का काम है, सूबों का जो काम है उनको करने दें, उन पे कॉन्फिडेंस शो करें। उसके बाद अगर आपकी हुकूमत अगर एक सूबे में नहीं है तो उसको काम करने दिया जाए, और अगर काम नहीं कर रहे तो उसमें करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक सूबे क्या पंजाब में बेहतर काम हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर काम हो रहा, और उनकी अख्तर मेंगल साहब वो नाराज होकर चले गए कि हमारे साथ जो कमिटमेंट थी, हमारे साथ जो वादे किए थे, हमारे साथ जो कस्में थी, 2 साल हमने इंतजार किया, कोई हुकूमत ने कोई कमिटमेंट नहीं की। जिसने पार्टी बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया जहांगीर तरीन ने, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? कह रहे हैं कि उनको जो है ना, उन्होंने जो है ना सबसे ज्यादा वो जिम्मेदार है। सब्सिडी किसने दी, अप्रूवल किसने दी, अप्रूवल का हेड कौन था कि आप इसको एक्सपोर्ट करने जाए? खान साहब थे, वहां सीएम साहब बुज़दार साहब बैठे हुए थे, ठीक है ना सर। तो ये काफी चीजें, ये गवर्नमेंट जो है ना फंस चुकी है बैरिस्टर साहब। सर 100% फंस चुकी है, क्योंकि अभी तक क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। खुद ही अपनी पंजाब हुकूमत लॉकडाउन लगाती है, खुद ही कह देते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन लगवाया है, यानी खुद ही एक्शन लेते हैं, खुद ही उसको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। अगर ना अहली है, ना तजुर्बेगारी है, या पावर्स इसके पास नहीं है, सर फैसले कहीं और हो रहे हैं। मैं समझता हूँ रिलैक्स्ड एटीट्यूड,
लैक्स एटीट्यूड, उसके अलावा जो आपकी फेडरल कैबिनेट है उसमें लोगों को नवाजना, वजीरों की मशीरों की फौज भर्ती कर लेना। लेकिन ये तो वही टीम है ना सर जो पिछली गवर्नमेंट्स के साथ थी। जी सर, मैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है। ये जो आज पीटीआई है, ये कल को काफ लीग थी, वो जो कल को काफ लीग थी उससे पहले फाउंडेशनल मुस्लिम लीग थी, इस बात में तो कोई शक नहीं है, वही सारी टीम है। लेकिन जो टॉप का सर मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसने अगर बंदे से काम लेना होता है तो वो बंदे से काम ले लेता है। अब आप शो करते हैं, आपने जिससे काम लेना होगा। क्यों इमरान खान ने कंप्रोमाइज किया? यानी कि पहले इलेक्शन से पहले वो क्या क्या कहते थे, आज वो क्यों नहीं कर रहे? सर देखिए, कुछ चीजों में तो हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर की है ना। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पेज है हुकूमत का, उसके ऊपर तस्वीरें ले लेके डाल रहे हैं, तो जहाँ कारकर्दगी बेहतर हुई है उस पर भी तो हम थोड़ा सा उनको। लेकिन हाँ मैडम, क्या जो इन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे, जॉब्स, घर देंगे और मैशियत बेहतर होगी, सब कुछ होगा, आज करेंगे? कोरोना जिम्मेदार है। देखिए, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको बताऊं कि वो बदतर नहीं बदतरीन हुकूमत की जो है परफॉर्मेंस है। और कोरोना को अब के उससे पहले ये जो गुज़श्ता जो माजी की हमारी हुकूमतें थी उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, हालांकि उन्हीं के वज़रा को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया हुआ है। गवर्नमेंट को इनका कोई होमवर्क नहीं था और इनको बस अल्लाह की तरफ से एक हुकूमत मिल गई है और उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। असल में यह है कि ये जो भी कर रहे हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और खुदारा वज़ीर आज़म साहब को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इस बहरान से निकालेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनको कभी भी बड़ी मेहरबानी माफ नहीं करेगी। बड़ी मेहरबानी आपकी बैरिस्टर साहब, आपकी इमरान खान साहब। जिस तरह बिलावल साहब ने आज कहा है कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, अगर ये करेंगे तो अवाम उसका भरपूर जवाब देगी। सदारती रेफरेंस जरूर कलअदम करार दिया गया है, लेकिन एफबीआर की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी ये चीज खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ेगी और केसेस, अमवात, ये चीजें भी बढ़ती हुई जा रही हैं। हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि हेल्थ को बेहतर करें, कि हेल्थ सिस्टम हमारा बेहतर हो, लोगों को रिलीफ मिले। क्या गवर्नमेंट्स की हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो कोई गरीब जा भी नहीं सकता, जा क्या सोच भी नहीं सकता। कितना डिपॉजिट देना पड़ता है, कितना उसके लिए एडवांस, डेली चार्जेस क्या हैं वो आपको पता है। एक गरीब आदमी कराची का सोच भी नहीं सकता। सिविल और जिन्हा की सूरत हाल आपके सामने। कुछ दिन पहले NICVD हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के साथ हुआ वो भी आपको पता है। कोरोना के साथ लड़े